तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वयोभेद। आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वयोभेद और क्लासिफिकेशन ऑफ एज। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, वय और आयु से आप क्या समझते हो? आप किसको तो वय बोलोगे और आप किसको आयु बोलोगे? कोई भी बताए मुझे, कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हम किसको वय कहते हैं और किसको आयु कहते हैं? चलो कोई नहीं बता रहा है तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि हम किसको वय कहेंगे और किसको आयु कहेंगे। मान के लीजिए, पता ही है सबको, एक 12 साल का बच्चा है, ठीक है, और आप उससे पूछ रहे हो कि आप कितने साल के हो, तो आप उससे उसकी वय पूछ रहे हो या उसकी आयु पूछ रहे हो? आपने उससे क्वेश्चन किया, एक छोटा बच्चा, क्या क्या वय? एज तो मॉडर्न में तो आयु को भी एज कहते हैं, वय को भी एज कहते हैं। मैं आयुर्वेद का वर्ड क्लियर कराना चाह रही हूँ आपका कि वय किसको बोलेंगे, आयु किसको बोलेंगे। देखिए आगे और अभी क्लियर होगा। मेरा एग्जांपल सुनिए आप, कि एक छोटा बच्चा है, आप उससे पूछ रहे हो कि आपकी एज क्या है, आपने इस तरीके से पूछा, लेकिन उस एज से आप उसकी वय पूछना चाह रहे हो या आयु पूछना चाह रहे हो, तो ये है उसकी वय, यानी कि वो कितने साल का है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं 16 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, इस तरीके से वो तो हो गई वय, क्योंकि आयु हमें पता ही नहीं है उसकी आयु कितनी है। आयु तो वो होती है कि जन्म से लेके वो मरेगा कब, वो होती है उसकी आयु। समझ रहे हो? वय तो वो है जिस प्रेजेंट एज में वो जी रहा है, कि इतने साल तक मेरी बाल्यावस्था थी, अभी मैं युवावस्था में हूँ, फिर मेरी वृद्धावस्था आएगी। लेकिन वो जिया कब तक, पैदा हुआ तब से लेके मरने तक जो उसकी अवस्था होगी, उसको तो हम बोलेंगे आयु। और वय क्या है कि 16 साल का है, 17 साल का है, 35 साल का है, 50 साल का है। सभी को क्लियर है दोनों में डिफरेंस? ओके, तो ये होती है आयु। आयु क्या है? क्योंकि किसी को पता थोड़ी है कब कौन मरेगा, कभी भी हो सकता है। जनरली जो मृत्यु की जो एज है वो कलयुग में 100 साल बताई गई है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। किसी की डेथ 50 साल में ही हो गई, कोई 60 का, कोई 70 का, कई लोग 100 भी पार कर जाते हैं। तो जितना वो पैदा होने से लेके जब तक मरा, वो अवस्था क्या हुई, उसकी आयु। लेकिन किस एज में मरा, वो हो गई वय। समझ में आ गया? तो जन्म से लेके मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं हम? आयु कहते हैं। अब सबने डेफिनेशन रटी होगी, आप लोगों ने चरक संहिता पढ़ी है, तो चरक संहिता में पहले चैप्टर में दीर्घ जीवंती में सबने पढ़ा होगा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम, ऐसे करके आपने बहुत डेफिनेशन रटी होगी। पदार्थ विज्ञान में भी आपने ये रटा होगा। तो वो क्या होती है? आयु। यानी कि हम आयु कब तक नहीं बोल सकते? जब तक एक शरीर नहीं हो, उसके अंदर इंद्रियां ना हो, सत्व नहीं हो और आत्मा नहीं हो, तब तक हम उसे आयु नहीं कह सकते। यानी कि जब तक इन चारों का योग नहीं होगा, तब तक उसे हम क्या, जब तक इन चारों का संयोग नहीं होगा, तब तक हम उसे आयु नहीं कहेंगे। तो मृत्यु के बाद भी, जैसे किसी की डेथ हो गई और शव आपके सामने पड़ा हुआ है, तब उसकी आयु थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है। केवल वहाँ पे शरीर की उपस्थिति है, इंद्रियां भी उसके अंदर उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन अब आत्मा नहीं है, तो हम उसको आयु नहीं कहेंगे। तो आयु कहने के लिए शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनका संयोग होना आवश्यक है। तो ये तो जनरल सी बात थी, आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, जब से आयुर्वेद में आए हो तब से। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारा चैप्टर क्या है। ये तो जनरल सा डिफरेंस हो गया, वय ये हो गया, आयु ये हो गई। अब हमारा चैप्टर है कि वय क्या है। जो वय है उसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब अलग अलग आचार्य आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। कोई बोलेगा कि मैं 16 साल तक के बच्चे को बाल्यावस्था में मानूंगा, कोई मध्यमा अवस्था, अलग अलग करके बोलेंगे। जो आपको याद रखना है वो यहाँ लिखा हुआ है। मेनली हम कुमार भृत्य पढ़ रहे हैं, हम काश्यप पढ़ रहे हैं, तो हम जोर काश्यप पे ही देंगे कि आचार्य काश्यप क्या कहता है, हम केवल उनकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो आचार्य भागवत के अनुसार आचार्य भागवत ने वय को 3 अवस्थाओं में बांटा, बाल्यावस्था, मध्यमा अवस्था और वृद्धावस्था।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको बोला कि 16 साल तक के बच्चे की ही हम चिकित्सा करते हैं, किसके अंदर, कौमार भृत्य के अंदर। तो 16 साल के बच्चे की, बच्चा यानी कि बालक, बालक यानी कि बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था कब तक होगी, जन्म से लेके 16 वर्ष तक की आयु जो होती है उसको बोलते हैं हम, 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। ठीक है। मध्यमावस्था कब बोलेंगे, अब यहीं पे सब गड़बड़ करते हैं, कोई मध्यमावस्था 17 से 60 बोलेगा, कोई 35 से 60 बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, बाकी यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। पर आपको पता होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी है बेसिक, इसलिए ये चैप्टर आपके जो है विषय में ऐड किए गए हैं। ठीक है। तो मध्यमावस्था बागवट ने कितना बोला है, 17 से 60 को ये मध्यमावस्था बोलता है, और 61 से लेके मृत्यु तक ये क्या बोलता है, वृद्धावस्था बोलता है। तो ये इसने वय का डिवीजन किया है, किसने, बागवट ने। अब ये तो आपकी जानी पहचानी बात है, एकदम बहुत ज़्यादा जानी पहचानी बात है कि वय के अनुसार बाल्यावस्था में कफ बढ़ा रहता है, मध्यमावस्था में पित्त बढ़ा रहेगा, वृद्धावस्था में वायु बढ़ी रहेगी। ये जानी पहचानी वाली बात है। वयो वयोराति भुक्ता नाम ते अंत मध्याधिगा क्रमात्, ये ऐसा आप पढ़ के आए हो कि अष्टांग हृदय के अंदर कि जब बाल्यावस्था होती है तो शरीर में कफ दोष बढ़ता है, युवावस्था में पित्त बढ़ जाता है, और वृद्धावस्था में शरीर के अंदर वात दोष की स्वाभाविक वृद्धि हो जाती है। तो ये तो बहुत जानी पहचानी बात हो गई। ठीक है। तो ये बागवट का हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 3 बताई अवस्था, बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था। अब आचार्य बागवट ने तो कुछ खास दिमाग लगाया नहीं, उन्होंने तो बोल दिया कि जन्म हुआ, जन्म से 16 वर्ष तक का जो रहेगा उसको तो मैं बालक कह दूंगा, मध्यमावस्था 17 से 60 तक कह दूंगा। लेकिन बाल्यावस्था में सुश्रुत ने थोड़ा और डिवीजन कर दिया। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोल दिया, बाल्यावस्था के अंदर 3 और अवस्था बता दी। कौन सी अवस्था बता दी, शीरप। अब देखो ये इन जनरल बात है, बिल्कुल आप एक कौमार भृत्य पढ़ रहे हो तो आप इमेजिन करते चलिए कि एक छोटा बच्चा है जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है। ठीक है। तो बर्थ हुआ है तो उसको हम 6 महीने तक, आजकल तो सिर्फ 6 महीने तक ही, 6 महीने तक या फिर 1 साल तक हम केवल क्या देते हैं, दुग्ध देते हैं। यानी कि वो केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क फीड करता है, या फिर बाहर से भी उसको गाय का दूध ऐसे करके पिलाते हैं। यानी कि उसको जैसे अभी पैदा हुआ है 1 महीने का 2 महीने का, तो आप सीधे उसके पास ऐसे तो ले ले, प्लेट में रोटी रखी खा ले, ऐसे थोड़ी जाओगे। तो 3 अवस्था बताई है इन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने बालक की 3 अवस्था उसके खान पान के आधार पर, आहार के आधार पर क्या बताई है। शीरप अवस्था, शीरप अवस्था यानी कि जन्म से लेके 1 वर्ष तक। मॉडर्न यहाँ पे शीरप केवल दुग्ध आहार पे 6 महीने बोल देगा कि 6 महीने तक रखना है। ठीक है। तो शीरप अवस्था कौन सी होती है आपको याद रखनी है, आपसे वाइवा के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये टर्म आपकी बहुत आगे आएगी, तब मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि शीरप कौन सा बालक होगा। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपसे। शीरप कौन होगा, जन्म से लेके 1 वर्ष तक का जो बालक होगा उसको हम शीरप बोलेंगे। और शीरप क्यों बोल रहे हैं, शीरप यानी कि शीर, शीर यानी कि दुग्ध, जो केवल दुग्ध पान करता हो, जो केवल दुग्ध आहार पर ही जिसके शरीर का पालन पोषण हो रहा हो, वो क्या हो गया, शीरप हो गया। फिर उसके बाद आता है क्षीरा अन्नाद, क्षीर प्लस अन्नाद यानी कि दूध भी पी रहा है और थोड़ा बहुत खाना भी खा लेता है, यानी कि आधी रोटी खा ली, थोड़ा बहुत और खिचड़ी खा ली, दलिया खा लिया, यानी कि अब थोड़ा बहुत उसने अन्न खाना शुरू कर दिया। तो 2 साल से लेके 3 साल तक का बच्चा जो होता है वो दुग्ध और अन्न दोनों का साथ साथ सेवन कर सकता है। आपने भी घरों के अंदर देखा होगा कि जैसे ही बच्चे जैसे 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उनको हल्का सा दलिया खिलाने लग जाते हैं, थोड़ी बहुत रोटी खिलाने लग जाते हैं, आजकल तो मैगी वैगी सब कुछ खिलाने लग जाते हैं, तो वो हो गया क्षीरान्नाद। फिर उसके बाद आती है अन्नाद अवस्था। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, कितना और बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया भाई बच्चा। तो 3 साल का हो गया, अब वो बोलता है मैं दूध नहीं पीऊंगा, इसमें से बदबू आ रही है। अब उसने दूध पीना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब वो केवल क्या बोलेगा, मैं मैगी खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, ये सारी बातें वो बोलने लग जाए, यानी कि 3 से 16 वर्ष तक का। अब ऐसा आप मत बोलना कि यहाँ पे बॉस वो बिल्कुल भी दुग्धपान नहीं करेगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं पिएगा,
पीते हैं, सब पीते हैं, वो भी आएगा, लेकिन जो उसकी बॉडी की डिपेंडेंसी है वो अब अन्न पे हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं कह दूं कि 3 से 16 साल तक का बच्चा है, या आप बोल दो कि 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, अब इसको बोल दो कि केवल आप दूध पिलाओ, इसको कुछ खाने के लिए मत दो, तो क्या इसकी बॉडी बिल्ड होगी या इसके माइलस्टोन अच्छे से आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे उसकी बॉडी बिल्ड हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मसल्स बन रही हैं, बोन की ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, अब बॉडी की न्यूट्रिशनल डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहाँ पे न्यूट्रिशन की डिमांड अकेला दुग्ध पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे अन्नाद अवस्था लिखी हुई है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि 3 से 16 साल तक का बच्चा है तो अब हम तो आगे किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि 3 से 16 साल का बच्चा है, अब तो आप इसको केवल खाना खिलाओ, दूध पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। तो आचार्यों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आचार्यों के कहने का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि 3 से 16 साल का जो बच्चा होता है, यहाँ पे इसकी धातुएं जो होती हैं वो वृद्धि की अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, और अकेला जो क्षीर होता है वो वृद्धि के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या बोलती है यहाँ पे टर्म दे दी अन्नाद। यानी कि अब इसको खाना देना तो कंपलसरी है, दूध दे रहे हो ठीक है दे लो, लेकिन खाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल उसको दूध पे जिंदा रख सको, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। अब यहाँ पे वो किस पे निर्भर हो गया? अन्न पे निर्भर हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने मध्यमा अवस्था, तो मध्यमा अवस्था को भी इन्होंने 4 बात में बोल दिया कि भाई एक जिसमें वृद्धि की अवस्था हो गई, जिसमें यौवन आएगा, जिसमें धातुओं की संपूर्णता हो जाएगी, यानी कि धातुएं पूर्ण रूप से बन चुकी हैं, और जिसमें धीरे धीरे शरीर का क्षय होना शुरू हुआ। इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने मध्यमा अवस्था को 4 भाग में विभाजित किया है। सबसे पहले वृद्धि की अवस्था, आपने देखा होगा 16 से 20 साल तक क्या होता है? बॉडी में हाइट बढ़ती है, यानी कि कौन सी धातु बढ़ रही है? अस्थि धातु बढ़ रही है। मांस भी बढ़ेगा तो मांस धातु भी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे करके उसके अंदर सारी की सारी धातुएं बढ़ती हैं। दूसरा, शुक्र का प्रादुर्भाव भी होना शुरू हो जाएगा, तो शुक्र धातु भी बढ़ेगी। तो ये हो गई वृद्धि की अवस्था। 16 से 20 तक को सुश्रुत ने क्या बोल दिया? वृद्धि, यानी कि इसमें अभी बॉडी की ग्रोथ क्या है? चल रही है। फिर आती है यौवन अवस्था, यानी कि संतान उत्पत्ति किस एज में हो सकती है? 21 से लेके 30 में। यहाँ पे वो क्या है? युवा अवस्था उसकी आ चुकी है। फिर उसके बाद संपूर्णता। अब आपने 30 साल के बाद ऐसा कोई देखा है जिसकी अभी भी हाइट बढ़ रही हो? फैट बढ़ेगा, वो तो उसके खाने पीने के ऊपर है कि आप बोले बॉस इसके अंदर तो मेद धातु बढ़ रही है, आपने कैसे बोल दिया कि यहाँ पे तो संपूर्णता हो गया? वो तो उसके खाने पीने के ऊपर है कि वो मोटा होगा पतला होगा, लेकिन आपने हाइट बढ़ते देखा है किसी की? नहीं। जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी हो चुकी है। तो संपूर्णता, जितनी धातुएं बननी थी उतनी बन चुकी हैं, संपूर्णता को शरीर प्राप्त हो चुका है। ऐसा कौन सी वय तक रहेगा? 31 से 40 वर्ष तक की आयु में। फिर उसके बाद आती है हानि। अब जैसे जैसे ये बुढ़ापे के करीब आते जा रहे हैं, बुढ़ापे के करीब, वृद्ध हुए नहीं है लेकिन करीब आते जा रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे धातुओं का क्षय होना शुरू होगा। आपने देखा होगा फीमेल के बाद 40 प्लस होते ही क्या है, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया, यानी कि आर्तव का क्षय होना शुरू हो गया। ऐसे ही करके और भी धातुओं का, स्तन्य का क्षय होगा, बाकी चीज़ों का भी यहाँ पे क्षय होना शुरू हो जाता है। तो हानि कौन सी आयु में होगी? कौन सी वय में होगी? मध्यमा अवस्था में ही होगी, लेकिन 41 से 70 वर्ष तक की वय में होगी। फिर आचार्य सुश्रुत ने वृद्धावस्था को बोल दिया कि 70 से ज़्यादा का होगा वो सारे वृद्ध हैं। आचार्य भागवत ने बोला कि 60 से ज़्यादा का होगा वो सारा वृद्ध है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों आचार्य का याद रख लीजिएगा, लेकिन सुश्रुत का ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, मेनली बाल्यावस्था वाला, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप भी बोल देते हैं, कौन कौन सी अवस्था बोलते हैं? गर्भावस्था, बालावस्था, कुमारावस्था। ये केवल और केवल बाल्यावस्था का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है उनका, ठीक है। कि इन्होंने ये बोला है कि जैसे ही स्पर्म और ओवम मिले, यानी कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से लेके और जिस दिन उसकी डिलीवरी होगी, यानी कि 0 to 9 मंथ तक की जो बच्चे की अवस्था है वो कौन सी रहेगी? गर्भावस्था। बालावस्था 1 से 2 साल का बच्चा, फिर कुमारावस्था 1 साल से 16 साल तक का बच्चा जो हो गया वो कुमार हो गया। तो अगर आपको सुश्रुत का याद है तो इसमें कुछ खास जोड़ देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 3 और बोल दी जो बाकी सब बोलते हैं,
यौवन अवस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था। अब देखते हैं इन्होंने और क्या बोला है। अब देखिए इन्होंने गर्भावस्था के लिए क्या बात बोली है। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन से लेके जन्म तक की जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था है, गर्भावस्था। ये कौन बोल रहा है, आचार्य काश्यप, ये आपको याद रखना है। फिर आती है बालावस्था। बालावस्था में मैंने अभी आपको बताया कि 1 साल तक का जो बच्चा होगा वो कौन है, बालक बोलता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा सा डाउट होगा, बीच बीच में आप पढ़ भी लोगे, आप भूल जाओगे कि आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया था, आचार्य काश्यप ने कितना बताया, लेकिन 1-2 बार जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं आएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। बालावस्था में क्या है, जन्म से लेके 1 वर्ष तक, जिसको क्षीरप काल बोल दिया, जिसमें क्या केवल और केवल वो दुग्ध पान करेगा। फिर आती है कुमारावस्था। कुमारावस्था आचार्य काश्यप ने कितनी बोली है, 1 से लेके 16 साल, यही इसका मेन विषय है, 1 से लेके 16 साल तक, जिसमें अब वो अन्न पर जीवित रहेगा। फिर उसके बाद आती है यौवन अवस्था। यहाँ पे यौवन कितना बताया है, 17 से लेके 34 तक, ठीक है। ये इन्होंने अपनी यौवन अवस्था बताई है, बालक जो भी है वह के क्लासिफिकेशन में इन्होंने यौवन अवस्था 17 से 34 तक बताई है, जिसमें क्या होगा, धातु की वृद्धि होगी, अभी धीरे धीरे शरीर की धातुएं बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद आती है एक मध्यम अवस्था 35 से लेकर 70 तक की, जिसमें धातुएं न तो बढ़ेंगी न घटेंगी, क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। देखो हर आचार्य अपने हिसाब से अलग अलग बातें कर देता है। अब इसने ये बोल दिया कि यहाँ पे धातुएं स्थिर रहेंगी, अभी हम सुश्रुत का पढ़ के आए हैं, वो बोलता है कि 41 के बाद धातुओं की क्या हो जाएगी, हानि होने लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही है, आपको मिक्स नहीं करना है, याद रहे तो ठीक है, लेकिन मिक्स मत कीजिएगा कि आप वहां पे लिख दो कि यहाँ पे धातुएं स्थिर रहें, मिक्स मत करना बस। फिर आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होगा, 71 से लेके और जब तक जिएगा, 100 तक, 101 पार कर लिया, किसको 110 तक पहुंच गया, जब तक भी जिएगा, यानी कि मृत्यु पर्यंत जब तक भी उसकी आयु शेष है, यहाँ से लेके जितनी भी उसकी आयु शेष है उतना क्या रहेगा, वो उतनी अवस्था को क्या बोलेंगे हम, वृद्धावस्था। अब इसमें क्या हो गया, उसकी धातुओं का एकदम ही क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। यहाँ पे धातुएं स्थिर थी, यहाँ पे धातुएं क्षीण हो गई। तो ये है आचार्य काश्यप का। 1 वर्ष की अवस्था तक जब वह बालक दूध पीता है उसे क्या कहते हैं, क्षीरप कहते हैं। समझा चुकी हूँ मैं आपको, यह अवस्था क्या कहलाती है, बाल अवस्था कहलाती है। तो ये बाल अवस्था क्या है आचार्य काश्यप के अनुसार, कि बालक जब तक दूध पी रहा है, केवल दूध पी रहा है, आप यहाँ पे केवल वर्ड भी ऐड कर दीजिएगा, केवल दूध पी रहा है, वो क्या हो गया, बाल अवस्था हो गई आचार्य काश्यप के अनुसार। जबकि औरों की बाल्य अवस्था तो अलग है, आचार्य भागवत ने 1 से 16 तक बोल दिया, उनकी बालावस्था अलग है, केवल आचार्य काश्यप की बालावस्था है। फिर आचार्य चरक भी, अब ये कहाँ पीछे रहेंगे, इनकी भी सुन लेते हैं। आचार्य चरक ने भी 3 बात बोल दी, बालावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था, लेकिन इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया। इन्होंने बोला आप डिवाइड कर लो कि 1 से 30 साल तक तो ये बोल देंगे कि अभी तो बच्चा है, 30 साल तक का अभी तो बच्चा है, 30 से 60 साल को ये बोलेंगे कि अब तू बड़ा हो गया, फिर 60 के बाद कि अब भाई आप बुढ़े हो गए। इन्होंने एकदम इजी क्लासिफिकेशन किया है, इन्होंने कुछ नहीं कि उसमें भी बोल रहे हैं 1 से 40 तक ये हूँ, सॉरी 40 से 50 तक मैं ये हूँ और 31 से 40 तक मैं ये हूँ, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, कॉम्प्लिकेट नहीं की। इनको पता था कि बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत सारा है पढ़ने को। तो इन्होंने बालावस्था में क्या बोला, 2 बात बोली, एक तो अपरिपक्व अवस्था और एक बोली परिपक्व अवस्था। अपरिपक्व अवस्था कब तक बोली है इन्होंने, 1 से 16 साल तक, जो क्या होती है, सबकी बाला अवस्था है वो इनकी क्या है, बाला अवस्था की अपरिपक्व अवस्था है, यानी कि यहाँ पे धातुएं बढ़ रही हैं, अभी क्या नहीं हुई हैं, पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं आई हैं, अभी उसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी क्या है वो अपरिपक्व, यानी कि परिपक्व नहीं है, ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई है, उसको बोल दिया इन्होंने अपरिपक्व अवस्था। और जिसमें ग्रोथ हो चुकी है, परिपक्व अवस्था यानी कि जिसमें धातुएं पूर्ण रूप से आ चुकी हैं, वो होती है 70 से 30 तक की, ठीक है। तो इन्होंने बालावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अपरिपक्व अवस्था और परिपक्व अवस्था। फिर उसके बाद है इन्होंने मध्यमावस्था एकदम इजी बोल दिया कि 30 से 60 तक ही मानूंगा मैं तो। फिर वृद्धावस्था के लिए भी यही बात बोल दी। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा चरक वाले से, ठीक है। यहाँ से केवल आपसे ऐसे पूछ सकते हैं क्षीरप कौन, क्षीरप की डेफिनेशन बताइए, या क्षीरप की वजह क्या होगी। जनरली जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में,
वो क्वेश्चन इन शब्दों से उठे हैं। कौन से? कि पौगंड की आयु क्या होती है, मुग्धा क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं एग्जाम में। केवल एक बार पौगंड पूछा हुआ है, बाकी ये मुग्धा वगैरह तो नहीं पूछे हैं। तो आचार्य हारित भी कह देते हैं कि इन्होंने कन्याओं को 2 भागों में बांट दिया, एक तो बाला बोल दिया, एक बोल दिया मुग्धा। ठीक है, तो बाला किसको बोलते हैं? ये 5 वर्ष से लेके 12 साल तक की जो बच्ची होगी उसको इन्होंने बाला बोल दिया। मुग्धा किसको बोल दिया? जिसके 11 से लेकर 19 तक की जो लड़की होगी या कन्या होगी उनको इन्होंने मुग्धा बोल दिया। तो याद रहे तो ठीक है, बाकी आपको पौगंड याद रखना है। बालकों में, अब ये शब्द आपको याद नहीं रखने हैं, भूल जाना, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है कि कल्पद्रुम है कौन है, आपको कुछ याद नहीं रखना। केवल इतनी सी बात रखनी है कि बालकों को कुमार जन्म से 5 वर्ष तक बोला गया है। हाँ, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो सामने से देके पूछेगा। क्या पूछेगा? कि कल्पद्रुम के अनुसार कुमार की आयु बताइए। तो आपको लिखना है जन्म से 5 वर्ष तक का जो बालक होता है उसको कल्पद्रुम के अंदर क्या बोला गया है? कुमार बोला गया है। और वैसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है केवल कि पौगंड क्या होता है, पौगंड की वय बताइए। पौगंड यानी कि जो बढ़ रहा है, ठीक है। तो 6 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की जो वय होगी उसको पौगंड बोलते हैं। फिर इन्होंने किशोर बोल दिया, जिसमें और ग्रोथ हो रही है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जो है यहाँ पे शुक्र का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाएगा। कन्या होगी तो उसके अंदर आर्तव दर्शन होगा, यानी कि किशोर अवस्था आ रही है उसकी, तो 11 से लेके 15 वर्ष तक। और यौवन जो होगा वो 15 से ऊपर। तो बाकी याद नहीं रखना है, केवल आपको पौगंड की वय याद रखनी है 6 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक। ये पेज और क्लियर करते हैं, फिर आपकी क्लास छोड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए गर्भ क्या है, एकदम इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। अभी तक का आपको समझ आ गया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं गर्भ क्या है। गर्भाशय में यूट्रस के अंदर स्पर्म और ओवम के सम्मिलन से उत्पन्न जो स्थिति होती है उसको क्या बोलेंगे? गर्भ बोलेंगे। हमारे आयुर्वेद में क्या डेफिनेशन दी है? गर्भाशय में शुक्राणु और अंडाणु के अंतिम सम्मिलन स्थिति को क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं। और ये डेफिनेशन आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। और नहीं भी पढ़ी है तो आपको गायनी के अंदर तो ये डेफिनेशन पढ़नी है, आपकी प्रसूति तंत्र के अंदर, तो वहां भी आपको ये पढ़नी है, कहीं भी पढ़ लीजिए, दोनों जगह काम आएगी। तो गर्भ क्या हो गया? शुक्र शोणित व जीव, जीव किसको बोल रहे हैं? आत्मा को बोल रहे हैं। ये स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, और उसमें आत्मा मिल गई। और कहाँ पे मिली? किस क्षेत्र में मिली? गर्भाशय में मिली। गर्भाशय में इन तीनों का अगर संयोग हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं। तो ये हो गई गर्भ की डेफिनेशन। फिर उसके बाद बाल। बाल क्या है? अब बाल हम बोल रहे हैं बच्चे को। बाल किसको बोल रहे हैं हम? बच्चे को। अब बाल शब्द आया कहाँ से है? बल से। बल से बाल शब्द बना है, ठीक है, यानी कि जिसमें बल बढ़ रहा हो वो हो गया बाल। तो इस अवस्था में बल का संवरण व वृद्धि होती है, इसलिए इसको बालावस्था कहते हैं। यानी कि बल, अब ये जब भी पैदा हुआ बल लेके थोड़ी आया कि मैं पैदा हो गया और कि लाओ पहलवान ले आओ मेरी लड़ाई करा दो, ऐसा थोड़ी है। धीरे धीरे इसके अंदर बल आएगा। किसी के अंदर बल क्षीण रहेगा, किसी के लिए मध्यम रहेगा, किसी के लिए प्रवर रहेगा। तो वो जैसा होगा वो उसके न्यूट्रिशन, आहार, पालन पोषण, एनवायरनमेंट, उन सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन बाल शब्द आया कहाँ से है? बल से आया है। और जिस अवस्था में बल की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं बाला अवस्था। ये होगी बालावस्था की डेफिनेशन या बाल की डेफिनेशन। फिर आती है कुमार की डेफिनेशन। कुमार क्या है? कुमार मतलब कुमार्यति क्रीडति कुमारम क्रीडायाम कुत्सितो मारो अस्येति वा। मतलब क्या है कि जिस अवस्था में बालक की क्रीड़ा करना अर्थात खेलना मुख्य व्यसन होता है। व्यसन का मतलब क्या होता है? व्यसन से आप क्या समझते हो? व्यसन हम कहते हैं एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्शन हो गया। किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, किसी को ड्रिंकिंग का, किसी को, लेकिन बच्चे को केवल एक ही चीज का एडिक्शन होता है। आप उससे कुछ भी करवा लो लेकिन उसको खेलने दो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनको क्या लालच दिया जाता है कि आप जल्दी से अपना होमवर्क कर लो फिर आप खेलना। तो वो उस खेलने के लिए अपना होमवर्क फटाफट क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। तो क्यों? क्योंकि उसको एडिक्शन है, उसको कुछ भी करना है लेकिन खेलना है। आप उसको खेलने दोगे तो आप उससे कुछ भी करवा लो।
तो क्या हो गया, जिस अवस्था में बालक की क्रीड़ा करना यानी कि खेलना मुख्य व्यसन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कुमार अवस्था कहते हैं। तथा उसकी कामेक्षा जागृत नहीं हुई हो, कामेक्षा जागृत यानी कि यहाँ पे शुक्र का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर अभी शुक्र नहीं है, होता तो है लेकिन मुकुल अवस्था में है। वो आप पढ़ के आए होंगे, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसकी कामेक्षा क्या है, जागृत नहीं हुई है, केवल उसको इस दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं है, केवल उसको क्या है, खेलना है। फिर उसके लिए आप उसको किसी भी चीज़ का लालच दे दो लेकिन वो खेलेगा ही। तो ये हो गया कुमार। फिर क्या है, कुमार यानी कि कु प्लस मार, जिस वय में मृत्यु सर्वाधिक होती हो। मार यानी कि मृत्यु, जिस वय में, क्योंकि अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया, जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मान लो 1 महीने का ही बच्चा है, ठीक है, 1 मंथ चाइल्ड है, वो अगर उसको पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है, उस पर केवल एक ही चीज़ आती है, वो है रोना। वो आपको बोल के नहीं बता सकता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या फिर मुझे ये हो रहा है, कुछ भी नहीं बता सकता, वो केवल रोएगा और उसी से आपको पहचानना है कि इसको क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कह सकते कि अरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, आपको कैसे पता चला, बोल के थोड़ी बताया उसने, तो कैसे पता चलेगा, केवल उसके रोने से पता चलेगा कि इसको कोई ना कोई व्याधि है। तभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि कौन सी व्याधि है, केवल पहले उसके रोने से लेके यही पहचान सकते हैं कि इसको कोई व्याधि है। और अगर उस टाइम पे हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ट्रीट नहीं किया, तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप अपनी समस्या नहीं बता सकता, आपको खुद को पहचानना है। तो अगर इनको थोड़ी सी भी अटेंशन कम मिली तो क्या होगा, मृत्यु सर्वाधिक होगी। दूसरा क्या है, इनके अंदर बल की कमी रहती है। और भी बहुत सारे कारण है, मृत्यु दर सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में क्यों है, क्योंकि शरीर के अंदर बल की बहुत कमी होती है, धातुएं नहीं बनी होती हैं, इसलिए क्या होता है, ये कोई भी व्याधि है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। इनको जो भी कोई भी रोग होगा वो कैसे होते हैं, सारे के सारे कृच्छ साध्य होते हैं, साध्य व्याधियां नहीं होती। और अगर उनको भी आपने ढंग से ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, इनकी मृत्यु दर ज्यादा होगी। तो क्या हो गया, कुमार का एक मतलब और क्या है, जिस वय में मृत्यु दर सर्वाधिक हो। 2 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलेंगे हम, कुमारा अवस्था बोलेंगे। तो ये आपका जो वय का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अभी केवल हमारा आयुर्वेदा का ही कंप्लीट हुआ है, मॉडर्न का क्लासिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आज के लिए मुझे बताइए, आप सभी को समझ आया। आपको मेन तो काश्यप पे ही ध्यान देना है। देखो जैसे जैसे आपकी आगे आगे क्लासेस होंगी मैं आपको सारा इम्पोर्टेंट साथ ही बताती चलूंगी कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या ये आ सकता है। तो अगर आप क्लास भी ध्यान से सुनते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरी टेंशन है कि मुझे आपको कैसे कैसे सब इम्पोर्टेंट बताना है। पढ़ाऊंगी मैं सारा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आपको बताती चलूंगी जिस पर आपको मेन फोकस रखना है, कि जिसको तो आपको डेली टू डेली अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। बाकी आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? प्रसूता और सूतिका एक ही बात है, यानी कि जिसका जो अभी जो है डिलीवरी हो चुकी है उसको हम प्रसूता बोल सकते हैं, सूतिका बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या? हाँ, आपको नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा। हाँ, आपके पास ग्रुप में ये पीडीएफ आ जाएगा, आज ही भेज देंगे या कल भेज देंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब